हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार के अंतर्गत हम जो है वर्णों के भेद, वर्णों का प्रयोग, कौन से वर्ण किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, उसके भेद कितने हैं, ये सब वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भाषा व्याकरण में वर्ण विचार का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण के जितने जो भेद होते हैं, अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, ये चार उसके अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला भेद जो उसका वर्ण विचार होता है, हम वही वर्ण विचार आज पढ़ेंगे। इस वीडियो में वर्ण विचार के अंतर्गत हम बताएंगे। वर्ण विचार चूँकि बहुत लंबा पाठ है, इसलिए वर्ण विचार को हम अलग अलग पाठ में विभाजित कर दिए हैं। जितने पाठ में समाप्त होगा, जब हम ये पूरा वर्ण विचार खत्म कर लेंगे तब हम अगले लेसन पर पहुंचेंगे। इसलिए वर्ण विचार का ये पहला पार्ट है। वर्ण विचार का ये पहला पार्ट है। वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो व्याकरण के वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस विभाग के अंतर्गत हम वर्णों के भेद, उत्पत्ति, संधि के नियम, वर्णों का प्रयोग आदि करते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। यानी व्याकरण के जिस भाग के अंतर्गत हम वर्णों का अध्ययन करते हैं कि वर्ण कितने भेद होते हैं, वर्ण का प्रयोग या कैसे हम करते हैं, तो उसी भाग को हम जो है वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार के ही अंतर्गत जो है हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? अब वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण कहाँ से शुरू करते हैं? वर्ण होता है क्या? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसी को हम वर्ण कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते, वे वर्ण कहलाती हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं, वे वर्ण कहलाती हैं। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी, इसके पहले हमने बताया था इसकी और परिभाषा की, भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है, ये भी लिख सकते हैं। तो जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए रोटी।
अब रोटी क्या है ये वर्ण नहीं है। अब हम इसके जितने टुकड़े इसके हो सकते हैं उतने टुकड़े हम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए र में ओ छिपा हुआ है, इसलिए हम इसको अलग अलग करते जाएंगे। र धन ओ यानी रो हो गया, फिर ट धन ई टी, यानी जो रोटी शब्द है इसके हम टुकड़े किए, इसको हम अलग अलग भागों में बांट दिया तो र पर व्यंजन का निशान लगा रहेगा, क्योंकि जब स्वर को हमने निकाल दिया तो नीचे व्यंजन का निशान लग जाता है। तो ये हो गया रो। और ट में जो ई लगा हुआ है उसको हमने अलग कर दिया। तो अब ये जो चार वर्ण या चार ध्वनि जो दिखाई देती है, र अलग है, ओ अलग है, ट अलग है, ई अलग है, अब इसके अतिरिक्त टुकड़े नहीं हो सकते हैं। परिभाषा है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। तो अब इसके और टुकड़े नहीं होंगे। अगर टुकड़ा होना रहता तो हम उसको और टुकड़ा करते, तो अब इसके और अधिक टुकड़ा तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये अंतिम छोर पर हम पहुंच गए हैं। जितना छोटा होना था उसको उतना छोटा हमने कर दिया, अब इससे अधिक छोटा अब नहीं होगा, इसलिए अब ये वर्ण है। इसी टुकड़े को हम वर्ण कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला हर भाषा की अपनी अलग अलग वर्णमाला होते हैं। उसी तरह से हिंदी व्याकरण के भी अलग वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है? हिंदी में जितने वर्णमाला बने हैं, जितने वर्ण हैं, उस वर्ण को व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। जैसे हम पढ़ते हैं कि क के बाद ख पढ़ते हैं, ख के बाद ग पढ़ते हैं, ये क्रम है, व्यवस्थित क्रम है। क के बाद अंग नहीं पढ़ सकते हैं, क के बाद जो है घ नहीं पढ़ सकते हैं। जब भी पढ़ेंगे तो क के बाद ख पढ़ेंगे, ख के बाद ग पढ़ेंगे। ये क्रम है। इसी व्यवस्थित क्रम में जितने ध्वनियों को, जितने वर्णों को लिखा गया है, उन व्यवस्थित क्रम को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं कि श्रेणीबद्ध क्रम में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणीबद्ध क्रम में लिखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। श्रेणीबद्ध क्रम में लिखा गया वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। तो श्रेणीबद्ध क्रम में जो हमने बताया कि हर अक्षरों को, हर लिपियों को एक श्रेणी क्रम में लिखा गया है, तो उसी को इस तरह से है कि श्रेणीबद्ध क्रम में लिखा गया वर्णों का समूह। जितने वर्ण हैं, जितने वर्ण, उन सभी वर्णों के एक समूह में लिखा गया, एक क्रम में लिखा गया, व्यवस्थित ढंग से लिखा गया है। उसी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। या दूसरी परिभाषा अगर आप देना चाहते हैं तो दूसरी परिभाषा भी लिख दे सकते हैं। कैसे? वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बहुत छोटा परिभाषा है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में कितने वर्णमाला होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में या हिंदी शास्त्र में या हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये परीक्षा में पूछता है, इसको लिख देते हैं। ये टॉपिक याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते
हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, इसे याद रखेंगे। ये टॉपिक कभी कभी परीक्षा में पूछता रहता है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, कैसे होते हैं ये बताते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके कुल 52 वर्ण गिने जाते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। तो जब हम स्वर और व्यंजन अलग अलग जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। लेकिन ये 52 वर्ण होते हैं, ये हम गिन करके दिखा देते हैं। वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। अब कैसे होते हैं, अब ये दिखा देते हैं। जो है ये होते हैं स्वर। स्वर जो होते हैं वो अ से लेकर के अ तक, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब गिनेंगे 11 ठो संख्या हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या जो है 11 हो गई। तो ये हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसलिए एक व्यवस्थित क्रम हमको पढ़ना है। अ के बाद आ के बाद ई, छोटी ई के बाद जो है बड़ी ई, इसके बाद छोटाऊ। इसी क्रम में हम अ तक पढ़ते हैं। इस क्रम में 2 अक्षर, दो वर्ण और होते हैं, अंग और अह। चूँकि वह जो है अयोगवाह होते हैं, उसकी गिनती जो है न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है। फिर भी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में उसको लिखा जाता है। अंत में ओ के बाद अ के बाद अंग और अंग के बाद अह, ये आते हैं। इसलिए हम उसको भी गिन लेंगे अयोग वाह। हालांकि ये अयोगवाह होते हैं, इनकी गिनती न तो स्वर में होता है न तो व्यंजन में होता है। ये हो गए अंग और अह, ये 2 होते हैं, इनकी संख्या जो है 2 हो गई। अब चलते हैं व्यंजन में। अब पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो क से लेकर म तक जितने अक्षर, जितने वर्ण हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन 25 वर्ण को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, तो ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं ये क वर्ग, क, च, ट, इसको सूत्र से याद करते हैं ट्रिक से। क च ट तप, क च ट त प, यानी इसका मतलब होता है क से क वर्ग और ट, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से जो है प वर्ग, ये प वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, यानी क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। फिर इसी क्रम में इसी तरह से जो है सब में होते हैं। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। इसी तरह ट वर्ग में हो जाएंगे 5 अक्षर, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर वैसे ही प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। एक वर्ग में जो है 5 वर्ण हैं। 5 वर्ण हैं एक वर्ग में, तो 5 वर्ग मिला करके कुल 25 हो जाएंगे। 5 वर्ण, ये टोटल मिला करके कुल 25 हो जाएंगे। 25
अब देखते हैं कि अंतिम क्या है, क से लेकर के म तक कुल 25 अक्षर हैं। क से लेकर के म तक कुल कितने हैं, 25 अक्षर। ये क्रम है, वर्णमाला में क्रम है, क ख ग घ अंग च छ ज झ, ऐसे ही क्रम से पढ़ते हुए जाएंगे और म तक पढ़ेंगे। तो क से लेकर के म तक जो अक्षर है वो कुल 25 अक्षर है। ये 25 अक्षर जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब म के बाद यानी जो प फ ब भ म के बाद जो आता है वह अंतःस्थ व्यंजन आता है। उसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये जो होते हैं य र ल व, इनकी संख्या कुल कितनी है, 4। जो अंतःस्थ व्यंजन है इनकी संख्या कुल 4 होती हैं। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। बड़ा स, मूर्धन्य स यानी खटकोण वाला स, फिर छोटा सा और ह, इनकी संख्या जो है 4। इस प्रकार से देखते हुए जाएंगे संयुक्त। अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का अर्थ मतलब होता है दो अलग अलग व्यंजन मिलकर के एक व्यंजन जो बनाते हैं या बनते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब जैसे अब ये इस क्रम से है, क से लेकर म तक 25 अक्षर। फिर म के बाद हम क्या पढ़ते हैं, य र ल व, फिर बड़ा सा खटकोण वाला सा, छोटा सा ह। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं छ से छत्री, छ त्र ज्ञ। ये 3 अक्षर जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और कौन है, स्र, क्योंकि ये क्रम जो है यहीं तक खत्म हो जाता है, क से लेकर ज्ञ तक। क से हम क्रम से पढ़ते हुए जाएंगे तो हमारा वर्णमाला ज्ञ तक खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें एक अक्षर है स्र, ये भी 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए इसको भी जो है हम संयुक्त व्यंजन में रखते हैं। और टोटल संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गई 4। अब है उसी तरह से जैसे स्र जो है अलग है, वैसे ही 1-2 व्यंजन और हैं, उसका नाम है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसको आगत व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे द्विगुण व्यंजन कौन है, जैसे ये पढ़ लिखे हैं ट वर्ग में ट ठ ड ढ, तो ये जो ड और ढ जो हम लिखते हैं इसके नीचे बिंदी हम नहीं लगाते हैं। जब हम ड के नीचे व्यंजन लगा देंगे, व्यंजन का बिंदु लगा देंगे, एक छोटा सा बिंदु, ड और ढ दोनों के नीचे जो हम बिंदु लगाते हैं एक छोटा सा, इसको हम दोनों को कहते हैं द्विगुण व्यंजन। ये दोनों मिलकर जो व्यंजन है वो भी जो है हिंदी वर्णमाला में हम जो है इसका लिखते समय इसका भी हम प्रयोग करते हैं। इसकी संख्या हो गई 2। अब जो है इसको जब आप जोड़ेंगे, स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह जो है, अयोगवाह चूंकि 3 होते हैं, अंग अह और अ पर जो चंद्र बिंदु लगता है वो भी अयोगवाह है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में जो क्रम है उसमें चंद्र बिंदु वाला अंग नहीं आता है, बस यही बिंदु वाला अंग आता है। जैसे हम पढ़ते हैं अ आ छोटी ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, तो इस 2 अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो इसी 2 को हमने गिनती किया है। चूँकि अयोगवाह 3 होते हैं, चंद्र बिंदु वाला भी जो होता है उसको भी अयोगवाह कहते हैं, लेकिन ये वर्णमाला के क्रम में उसको नहीं लिखते हैं। तो अयोगवाह जो है इसकी संख्या 2 हो गई। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल मिलाकर 25 हो गई। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो गई। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो गई। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 हो गई। द्विगुण व्यंजन की संख्या जो है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 हो गई। अब जब इस तरह से जोड़ेंगे दोनों को, द्विगुण व्यंजन जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। जोड़कर देख लेते हैं।
4 4 22 2 2 4 1 5। देखिए 52 आ रहा है। जोड़ेंगे इसको, स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह 2 ठो यानी अंग और अह को गिनेंगे, फिर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 ठो गिनेंगे, फिर जो है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 गिनेंगे, उसमें व्यंजन की संख्या 4 गिनेंगे, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गिनेंगे और द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 गिनेंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 52। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। दूसरी चीज़ कि कुछ विद्वान जो हैं अयोगवाह की संख्या 3 गिनते हैं, 3 होता ही है, लेकिन इसमें वो काउंटिंग न करके जो हमने अयोगवाह 2 ठो यहाँ लिखा है वह इसकी जगह पर आगध व्यंजन गिन देते हैं। आगध व्यंजन जो होता है उसका नाम है विकसित व्यंजन, और वो जो 2 अक्षर होता है ज और फ, ये चूंकि उर्दू भाषा में प्रयोग होते हैं। ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु लगता है, फ के नीचे जो है छोटा सा बिंदु लगता है। तो ये अयोगवाह जो हमने 2 गिना है, इसको हटा करके कुछ विद्वान इसको गिन देते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं। अगर हम इधर से 2 ठो हम हटाएंगे और इधर 2 ठो हम जोड़ देंगे तब भी हमारा 52 ही आएगा। अब हम चलते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। लिख लेंगे, वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। ये 2 ऐसे ध्वनि हैं कि स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। स्वर को पढ़ने के लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जब हम व्यंजन को पढ़ते हैं तो हम दूसरे ध्वनि की सहायता लेते हैं या दूसरे ध्वनि की सहायता से ही पढ़ते हैं। अकेले हम स्वर को पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले हम व्यंजन को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में देखिए, स्वर क्या है, इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी आप लिखते भी जा सकते हैं, ध्वनि की सहायता से, बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है वे स्वर कहलाते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। अथवा करके एक परिभाषा और दे सकते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के अबाध गति से या स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी श्वास वायु बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के तेज गति के साथ या स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, मुख से बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं।
क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो हमको किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, या स्वरों को पढ़ने में हमारे मुख विवर के अंदर जो श्वास वायु है वह स्वतंत्र होकर के बाहर निकलती है। तो दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय, यानी जिस समय हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारी मुख के अंदर यानी जो श्वास वायु है बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। लिख सकते हैं स्वरों की संख्या कुल 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, जो हमने ऊपर जो गिनती किया था 52 वर्ण गिनने के लिए जो हमने स्वर गिना था वही है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये अ से लेकर औ तक, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया और ये 11। ये 11 संख्या होती है। इसे परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। ये जो 11 जो स्वर हैं इसे जो है परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। इसे परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। जो 11 जो स्वर होते हैं अ से लेकर के औ तक, इन्हें परंपरागत स्वर भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं स्वर के भेद। अब देखिए, स्वर के 2 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो पहले पाठ में कोशिश करके हम स्वर को पूरा बता देंगे और अगले पाठ में व्यंजन के बारे में बताएंगे। जो वर्ण की जो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अब चलते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद, स्वर के अलग अलग जो भेद होते हैं अलग अलग आधार पर निर्धारित किए गए हैं। हम लिखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्य 2 भेद होते हैं और वैसे कुल 3 भेद होते हैं। बता देते हैं। हर्ष स्वर पहला,
और दूसरा है दीर्घ स्वर। और तीसरा यानी ग नंबर ये प्लुत स्वर। ये हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर यही मुख्य है, इसलिए इसको हम दोनों नाम हमने पहले लिखा है, पहला हर्ष स्वर दूसरा दीर्घ स्वर, ये दोनों मुख्य हैं। क्यों मुख्य हैं? अब इधर देख लीजिए, जब स्वरों की संख्या 11 होती है, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ री ए ओ औ, इतने ही होते हैं स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वरों की संख्या 11 होती है, अ से लेकर औ तक। इनमें से हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। तो जब हम हर्ष स्वर निकाल देंगे, हर्ष स्वर अ है, छोटी ई है और छोटाऊ है और री है। ये जितना देख रहे हैं अ, छोटी ई, छोटाऊ और री, ये जो चारों हैं ये हर्ष स्वर हैं, ये हर्ष स्वर हैं, इनकी संख्या 4 होती है। तो जब कुल स्वर की संख्या 11 है और उसमें से 4 हर्ष स्वर हैं, बचा कितना? 7 दीर्घ स्वर हैं। तो जब 4 हर्ष स्वर हैं और 7 दीर्घ स्वर हैं, तो प्लुत स्वर उसमें बचा ही कहाँ है? प्लुत स्वर उसमें नहीं बचा है। इसीलिए जो है हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर दो ही मुख्य रूप से होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हर्ष स्वर का 3 गुना हम मात्रा का समय लगा देते हैं। इसीलिए जो समय लगता है, जो उच्चारण में समय लगता है, मात्रा का जो समय लगता है, उस आधार पर ये 3 भेद बताए गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, अब लिखेंगे इनकी संख्या 4 होती है। यानी हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ कि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसलिए लिख सकते हैं इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक, इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है। कभी कभी मूल स्वर के नाम से भी ये पूछ देता है, कभी कभी जो है एक मात्रिक स्वर के नाम से पूछ देता है। क्योंकि जब हम छंद पढ़ते हैं तो उसमें मात्रा गिना जाता है, तो जो हर्ष स्वर होते हैं उस पर 1 मात्रा गिनते हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं उस पर 2 मात्रा गिनते हैं। तो 1 मात्रा गिनने के कारण इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। जैसे इनकी संख्या 4 होती है, कौन कौन से? जैसे
जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये जो चार हैं ये हर्ष स्वर की संख्या है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। अब दूसरा है दीर्घ स्वर। अब देखिए इसमें हर्ष स्वर में एक मात्रा गिनते हैं इसलिए एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर में दो मात्रा गिनते हैं इसलिए ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। यानी दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या 7 होती है। लिख देंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का दो गुना, हर्ष स्वर का 2 गुना समय, हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जाता है। यहाँ लिख सकते हैं इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। द्विमात्रिक स्वर यानी मात्रा के आधार पर तो जो है द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इसे जो है संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसलिए लिख सकते हैं या यहीं पर बना सकते हैं इसे द्विमात्रिक स्वर, यहीं लिख सकते हैं, लिख देते हैं द्विमात्रिक स्वर या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसे अंडरलाइन कर लेंगे। इनकी संख्या 7 होती है। की संख्या 7 होती है। जैसे वो 7 कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर में? आ, बड़ी, बड़ाऊं, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 7 संख्या है ये दीर्घ स्वर के या संयुक्त स्वर के हैं। संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 स्वरों के मेल से भी ये बनते हैं, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब चलते हैं प्लुत स्वर। अब देखिए स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। उस 11 में से 4 स्वर निकल गए हर्ष स्वर के और 7 स्वर निकल गए दीर्घ स्वर के। अब 7 और 4 11 हो गया, यानी उसमें कोई बचा ही नहीं है। तो हम प्लुत स्वर कहाँ से निर्धारित करेंगे? लेकिन जो हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं हिंदी में उच्चारण हम जब करते हैं तो हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। जैसे इसमें क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 2 गुना समय लगता है, तो जब 2 गुना समय लगता है तो इसे दीर्घ स्वर करते हैं, और जब 3 गुना समय लगेगा तो उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर जब 3 गुना समय लगता है तो। अब ग नंबर लिखते हैं
प्लुत स्वर। उसी तरह इसकी भी परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है। हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक, यानी क्यों त्रिमात्रिक कहें, क्योंकि 3 गुना समय लगता है। इस आधार पर हम त्रिमात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। लिख सकते हैं कि प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जो प्लुत स्वर होते हैं उसका चिन्ह होता है या तो गिनती का 3 की, हिंदी में जो गिनती का 3 लिखते हैं उसी तरह उसको बनाते हैं, या हिंदी में एक लुप्ताक्षर होता है, उसका चिन्ह होता है यश जैसा। पूरा यश नहीं बनाते हैं लेकिन यश जैसा होता है। ये चिन्ह जो है हम प्रयोग करते हैं प्लुत स्वर में। जिस अक्षर के पीछे ये गिनती का 3 लगा रहेगा, चाहे यश जैसा चिन्ह लगा रहेगा, लुप्ताक्षर का चिन्ह लगा रहेगा, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि प्लुत स्वर को लिख लेंगे तो प्लुत स्वर को स्पष्ट करने के लिए उसके अंत में गिनती का 3, जो अंत में गिनती का, जो हिंदी में जो गिनती लिखते हैं 3, ठीक है ना, ये लिखते हैं 3। रोमन अंक का 3 नहीं लिखेंगे, हिंदी में जो गिनती का 3 लिखते हैं उसी को लिखेंगे। या लुप्ताक्षर का चिन्ह लगा देते हैं। बस इतना जान लीजिए कि जिस स्वर के पीछे ये गिनती का 3 या लुप्ताक्षर का चिन्ह लगा रहेगा उसी पर हम प्लुत स्वर मानेंगे या उसी को हम प्लुत स्वर कहेंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे ओम, हम ओम लिखते हैं तो 2 तरीके से लिखते हैं। ओ के पीछे जो है, चूंकि ओ दीर्घ स्वर है, अकेले अगर ओ रहेगा तो ये दीर्घ स्वर रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके बाद में हम गिनती का 3 लिख देंगे और फिर म लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। अब जिस स्वर के पीछे लगा रहेगा गिनती का 3, उस स्वर में प्लुत स्वर रहेगा, क्योंकि उसी में हम 3 गुना समय लगाते हैं पढ़ने के लिए। जैसे ओ के पीछे 3 है तो हम जो ओ को पढ़ेंगे हम आसानी से ओ नहीं कह देंगे, बहुत देर तक ओ कहेंगे, ओम, ऐसे ओ पढ़ेंगे। तो हर्ष स्वर का 3 गुना समय हम लगाते हैं ओ पर, इसलिए जो है ये ओ जो है ये प्लुत स्वर कहलाएगा। अगर इसी में जो है हम जो है इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं
अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम लुप्ताक्षर का चिन्ह लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से अगर हम पढ़ लिख देते हैं तब भी हम उसी तरह पढ़ेंगे ओम, ऐसे ओ पर ज़्यादा समय लगाएंगे। जैसे दीर्घ स्वर में ओ को पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे, इस पर हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगाएंगे, ओम ऐसे देर तक कहेंगे, तो ओ जो है ये प्लुत स्वर कहलाएगा। अगर हम लिख देते हैं मान लीजिए इस तरह से राम, तो रा जो है र पर आ की मात्रा है, रा जो है र पर आ की मात्रा है, तो उसमें र को हम पढ़ेंगे देर तक, इसलिए जो र में आ है उसमें प्लुत स्वर कहलाएगा। अब चलते हैं, स्वर तो पढ़ लिए हैं कि अ से लेकर औ तक जो 11 स्वर होते हैं वे मूल क्या नाम की परंपरागत स्वर कहलाते हैं अ से लेकर औ तक। तो अ के बाद कुछ ऐसे अक्षर हैं जैसे अंग है और अह है, उसको हम अयोगवाह गिनते हैं। उसकी गिनती न तो हम स्वर में करते हैं और न तो हम व्यंजन में करते हैं, इसलिए उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि अयोगवाह क्या होते हैं। अयोगवाह अयोगवाह का अर्थ होता है योग न रहने पर भी साथ साथ रहे। अयोगवाह का अर्थ होता है कि योग न होने पर, योग न रहने पर भी वो साथ साथ रहे। तो जो जिसका योग हम नहीं करते हैं, जिसकी गिनती ना तो हम स्वर में करते हैं ना तो व्यंजन में करते हैं, लेकिन वह साथ साथ रहता है, साथ साथ चलता है, इसीलिए उसको हम अयोगवाह कहते हैं। लिख सकते हैं अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी, योग न होने पर भी साथ रहे, साथ रहे। अयोगवाह का यही काम है कि योग नहीं होता है, माने उसका जोड़ हम नहीं करते, उसकी गिनती नहीं करते हैं, न तो हम स्वर में गिनते हैं न तो हम व्यंजन में गिनते हैं, लेकिन वो साथ साथ रहता है। अब जो है हम परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा बना करके वे वर्ण न तो स्वर होते हैं और न तो व्यंजन। अयोगवाह कहलाते हैं, क्योंकि इसकी गिनती ना तो स्वर में हम करते हैं और ना तो व्यंजन में करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। अब इसको दूसरे वह कौन कौन से अक्षर होते हैं जिसके ऊपर जो है, जिसके ऊपर एक बिंदु लगता है, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है और जिसके बाद में यानी पीछे 2 बिंदु लगता है, ये तीनों जो हैं अयोगवाह कहलाते हैं। ये तीनों को अयोगवाह कहते हैं।
क्योंकि इसकी गिनती न तो स्वर में करते हैं न तो व्यंजन में करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर इसका हम प्रयोग करते हैं, ये हमारे साथ रहता है। हिंदी में तीन वर्ण कौन कौन से हैं? अ पर अंक की मात्रा, अ पर चंद्र बिंदु और अ के पीछे 2 बिंदु। ये 3 बिंदु ऐसे हैं, यानी हिंदी में 3 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न व्यंजन। देखिए लिख भी दिया है, हिंदी में 3 वर्ण ऐसे हैं। 3 वर्ण कौन कौन से हैं? अ पर अंगक की मात्रा यानी 1 बिंदु, अ पर चंद्र बिंदु, अ के पीछे 2 बिंदु। ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। इन्हीं तीनों वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि अयोगवाह जो अंग की मात्रा है उसको हम कहते हैं अनुस्वार, ठीक ना। ये पहला क्या है? उसका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार जो अंक की बिंदु वाला है, अंक की मात्रा वाला यानी 1 बिंदु वाला जो है उसको अनुस्वार कहते हैं। ये पहला है अनुस्वार। और दूसरा है अनुनासिक, यानी अनुनासिक कौन है? जो चंद्र बिंदु वाला है। और तीसरा है विसर्ग। ये तीसरा कौन है? जो अ के पीछे जो 2 बिंदु लगता है। ये जो 2 बिंदु है जो 1 बिंदु है अनुस्वार, जो चंद्र बिंदु है अनुनासिक, और जो 2 बिंदु है उसको हम कहते हैं विसर्ग। अब हम पहला नंबर लिखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? यानी जो अ पर 1 बिंदु लगता है, ये है अनुस्वार। इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं 2 तरीके से। किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदु ऐसे बिंदु ऊपर दर्शाएंगे लगता, एक बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अथवा करके एक दूसरे परिभाषा देख लीजिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है और उच्चारण अधिक जोर से होता
है वे अनुस्वार कहलाते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यंजन वर्ण के हैं, जो 5 वर्ग होते हैं, व्यंजन वर्ण में जो 5 वर्ग बांटे गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों का जो अंतिम अक्षर होते हैं, यानी जो 5 अक्षर होते हैं, यानी क वर्ग का अंतिम अक्षर अंग, च वर्ग का अंतिम अक्षर इया, ऐसे जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका जो अंतिम अक्षर हैं वो सब अंतिम अक्षर जो है अनुस्वार कहलाते हैं। लिख देते हैं अंतिम अक्षर। व्यंजन वर्गों व्यंजन वर्णों के वर्गों के पंचम वर्ण, जो व्यंजन वर्णों का जो 5 वर्ग होते हैं, व्यंजन वर्णों के वर्गों के पंचम अक्षर, यानी हर वर्ग का अंतिम 5वां अक्षर को पंचम अक्षर कहते हैं, उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। वर्ण जैसे अंग, इया, ळ, न, म, ये जो है ये 5 अक्षर जो होते हैं ये अनुस्वार कहलाते हैं। अनुस्वार कहलाते हैं। देखिए, किसी स्वर के ऊपर जो एक बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। उसी तरह से सबकी परिभाषा बना सकते हैं। किसी स्वर के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं। किसी स्वर के पीछे जो दो बिंदु लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, दूसरी परिभाषा इसका लिखे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट शब्द है, टॉपिक है, इसे याद रखेंगे। हवा केवल नाक से निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है वे अनुस्वार कहलाते हैं। उसी तरह से अनुनासिक का भी परिभाषा बना सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है उसको हम केवल जो है अनुनासिक कहते हैं। ठीक ना। विसर्ग जिन वर्णों के ऊपर, जिन स्वरों के पीछे 2 बिंदु लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधा ह के तरह होता है। तो ये हो गया अनुस्वार। अब हम चलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक उसी तरह से इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक इसकी परिभाषा जैसे लिखे हैं कि किसी स्वर के ऊपर, वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं। किसी स्वर के ऊपर, किसी स्वर के ऊपर जो एक, इसको मिटा देते हैं, अनुनासिक को, अनुस्वार को अनुनासिक रहने देते हैं। एक चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु इस तरह से लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं।
यानी जिसके ऊपर, जिन स्वरों के ऊपर जो एक चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखे हैं अनुस्वार की कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा, अब इस आधार पर दूसरी परिभाषा लिख देते हैं अथवा करके, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा, मुख और नाक, हवा, मुख, ये याद रख लेंगे, हवा, मुख और नाक दोनों से निकलती है। मुख और नाक को अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि यही महत्वपूर्ण चीज़ है। मुख और नाक दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं, उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक इसी तरह से विसर्ग है। विसर्ग इसका है जिन स्वरों के पीछे जो दो बिंदु लगता है, जिन स्वरों के पीछे या बाद में जो दो बिंदु लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह के तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण आधे ह, जो आधे ह हम लिखते हैं उस ह के नीचे हम व्यंजन का निशान लगा देते हैं तो वह आधा ह माना जाता है। आधे ह की तरह होता है। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह होता है। अब इस वीडियो में इतना ही। अब इसका अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में जो है हम बताएंगे। धन्यवाद।